हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज साउंड, उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बात यह है कि साउंड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। और आपका काम क्या है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा ये प्यारा सा जो चैनल है वो ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरुआत करनी है अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है डायग्राम बिलो शोज द फोर साउंड वेव्स, ठीक है, विच साउंड हैज द हाईएस्ट पिच। तो बेटा पिच उस वेव की सबसे ज्यादा होती है जिसमें नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा हो। तो अगर देखोगे तो जो बी वाला है इसमें नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बी वाला आपका सही आंसर है। बात करते हैं सेकंड की। कहता है द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आपको यहाँ पे दी हुई है। तो A1 डिवाइड बाय A2 ये जो रेशियो है ये हमें 4:9 दिया हुआ है। इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है और इंटेंसिटी जो होता है ना एक्चुअली में आपकी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो मतलब आपका 4/9 का आप स्क्वायर कर देंगे तो 16/81 आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। कहता है डिफाइन द रेजोनेंट वाइब्रेशन। आप भी जानते हैं यार कि जिस टाइम आपकी फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और जिस बॉडी को आप वाइब्रेट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तो रेजोनेंस क्रिएट होती है, और रेजोनेंस क्रिएट होने से एम्पलीट्यूड जो है वेव का वो इंक्रीज हो जाता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मेक इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हिज वॉइस विदाउट सीइंग हिम, और वो आंसर होगा क्वालिटी। हर एक पर्सन की अपना एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म होता है और उस वेव फॉर्म की वजह से वो पर्टिकुलर जो बॉडी है या वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी हमें मिल जाती है। तो इसका आंसर क्वालिटी होगा। यस, क्वालिटी या टिम्बर जिसको हम बोलते हैं। या तो टू वेव्स है, सेम पिच है, तो सेम पिच है इनका एंड उनका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो A1/A2 आपको दिया हुआ 1/3। इंटेंसिटी की रेशियो मांग रहा है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि इंटेंसिटी की जो रेशियो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो स्क्वेयरिंग कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 1:9। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यार देखो, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है। तो मेरे मतलब कहने का यही है कि अगर वो उनकी पिच ही सेम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो होगी वो 1:1 ही होगी, एंड दैट इज योर आंसर। तो देखिए ये आपके पास यहां पर आ गया है। ठीक है, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी बोले तो यहां पर ये गलत है, 1:1 आपका यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, दोनों की पिच सेम होने की वजह से। अच्छा अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। अ मैन प्लेइंग अ फ्लूट इन इज एबल टू प्रोड्यूस नोट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो इफ ही क्लोजेस द होल नियर हिज माउथ विल द पिच ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ओके, देखिए क्या होता है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। अगर ये मान लीजिए मेरे पास फ्लूट है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास फ्लूट है और यहां पर मान लेते हैं उसके होल्स हैं और यहां से आप एयर को ब्लो कर रहे हो। तो जब आप एयर ब्लो करते हो और इस होल को बंद कर दोगे तो हवा जो है वो और आगे तक जाती है। अगर इसको बंद कर देंगे तो हवा और आगे जाएगी और फिर वो यहां से निकलेगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप होल्स को बंद करते हो तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम के। तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, अब आपको देखो हर बार यही देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसका जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वो है 3:4। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो लाउडनेस होती है आपकी, लाउडनेस वो आपका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसी वजह से आपका जो रेशियो है वो आ जाएगा 9:16। लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ना सोर्स पे डिपेंड करती है और ये सेम सोर्स है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो आएगी वो आपकी आती है 1:1। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड लेवल, डेसिबल। यहां पे डेसिबल आपका सही आंसर है। फिर आता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विल चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन द एम्पलीट्यूड।
अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आता है तो आपके लाउडनेस में फर्क पड़ता है। अगर वेव फॉर्म की बात करते हैं तो क्वालिटी या टिम्ब्रे में फर्क पड़ता है आपका, और ये आपका राइट आंसर है। कहते हैं व्हेन द acoustic resonance take place a loud sound is heard and why does it happen? बिकॉज रेजोनेंस के केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जब दो चीजों की मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज आता है और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, जिस वजह से लाउडनेस में भी एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज आता है। तो यहां पे आपको वही बातें लिखकर दी हुई हैं। बात करते हैं 10th की। कहता है कि टू वेव्स जिनकी सेम पिच है हैव देयर एम्पलीट्यूड रेशियो टू इज टू। अब हमने कितनी बार ये कर लिया है ना, आपको अभी तो ये समझ में आ ही गया होगा कि अगर लाउडनेस की रेशियो मांग रहा है तो इनका स्क्वायर करना है आपने, L1/L2 इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 4:9। और फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो याद रखें प्लीज, अगर सेम सोर्स है सेम पिच है तो 1:1 आपका सही आंसर होता है। आगे, so what change if any would you expect in the characteristic of musical sound when increases frequency? देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो उस साउंड की पिच बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो तो उसकी लाउडनेस बढ़ जाती है, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। कहता है रोहित प्लेइंग अ फ्लूट एंड अनीता प्लेइंग अ पियानो एमिट साउंड ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफर करेगा इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को? आंसर है क्वालिटी या टिम्ब्रे। उसके बाद आता है कि इफ नाउ द लाउडनेस ऑफ द साउंड फ्रॉम द फ्लूट बिकम 4 टाइम्स दैट ऑफ द साउंड ऑफ द पियानो, देन उनके एम्पलीट्यूड की रेशियो में क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर वैसे 2:1 है। ऐसा इसलिए, देखिए लाउडनेस जो होता है ना वो हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर जो 1 वाला जो लाउडनेस है वो हम फ्लूट का मान लेते हैं और ये वाला पियानो का मानते हैं, तो अब वो कहता है कि यार तुम्हारा जो फ्लूट है वो 4 टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू के, राइट, 4 टाइम्स हो गया है इनिशियल वैल्यू के, और ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इनिशियल वैल्यू ही है। तो A1/A2 का यहाँ पर हम कर रहे हैं होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, जिसके वजह से 2:1 जो है आपके एम्पलीट्यूड का रेशियो बनता है। फिर वो कहता है यार पिच को डिफाइन करें, है ना। और जब देखो पिच की बात करते हैं तो पिच मेरे साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक श्रिल साउंड और फेंट साउंड को आपस में डिस्टिंग्विश करता है, और आप जानते हो कि वो फ्रीक्वेंसी भी आपका डिपेंडेंट होता है, और आपने हमने कर लिया इसके बेसिस में। बाकी आप प्रॉपरली यहाँ पे आंसर देख सकते हो, ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ कर दिया है। और ये देखिए पिच जो है वो आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है, 2022 सेमेस्टर 2 में आया था ये आपका। चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं नेम द सिस्टम विच अनेबल अस टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसमिटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड डिटेक्ट द रिफ्लेक्टिंग पल्स। ओके, एको है बेसिकली आपका। सो व्हाट आर एक्यूस्टिकली मेजरेबल क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच एंड द लाउडनेस? तो पिच की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, लाउडनेस की बात करूंगा तो एम्पलीट्यूड बोलूंगा, ठीक है। और इस तरीके से आपने इसका आंसर देना था। It is observed that during march past we hear a bass drum distinctly from a distance, compared to the side drums. The name the characteristic of sound associated with the above observation. तो उसका जो आंसर है वो तो है क्वालिटी या टिम्ब्रे। एंड गिव एग्जांपल, क्योंकि इनका जो वेव फॉर्म है वो हमारा डिफरेंट होता है। तो पिच एंड टिम्बर आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आपका आंसर आप देख सकते हो। So name the factors that determines the loudness, वो हो गया एम्पलीट्यूड, क्वालिटी ऑफ द नोट, वेवफॉर्म, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सारे इसके आंसर्स हैं। सिंपल है यार, आंसर दे सकते हैं हम इसके। एंड फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच एनेबल्स द पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड विद इक्वल लाउडनेस बट हैविंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो आंसर है पिच उसकी। नेम द कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन द, तो पिच की डेफिनेशन लिखनी है। नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स व्हिच एनेबल अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी सब सेम है, सब ठीक है, बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस आ जाता है, वो है आपका क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्ब्रे, और यहां से आपका आंसर बनता है। ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड over the mouth of a burette filled with water. The tap is opened and the water level gradually falls. And it is observed that the sound becomes the loudest for a particular length of air column. क्या होता है ना, देखो हमारे पास अगर कोई ब्यूरेट है,
ठीक है ना। ब्यूरेट के एंड में क्या होता है कि एक ना टैप लगा होता है, राइट, इस तरह से, और वो एंड में क्या है, यहाँ से पानी जो है वो निकल सकता है। जब हम टैप को ऑन करते हैं, पानी का लेवल गिरता है, तो पानी का लेवल गिरने का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम आपकी बढ़ती जा रही है, और क्योंकि लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ती जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक ऐसा लेंथ जिसमें उस लेंथ के अंदर जितने भी हवा के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन से जो बनने वाली फ्रीक्वेंसी है वो मेरे ट्यूनिंग फोर्क के फ्रीक्वेंसी से जब भी मैच करेगा तो रेजोनेंस क्रिएट होगा। उस रेजोनेंस की वजह से लाउड साउंड हमें प्रोड्यूस होती है। और हमने ये देखा है कि इनके लेंथ की जो रेशियो है 1:3:5 के टर्म्स में हमें बार बार रेजोनेंस मिलती है। मतलब अगर पहला लेंथ एल है तो लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई, फिर जब उसका 3 गुना लेंथ हो जाएगा हवा का तब जाके सेम हमें लाउड साउंड मिलती है। उसी का ही लेंथ का अगर 5 गुना हो जाएगा तब जाके हमें फिर से लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। तो फिर वो कहता कि व्हाई डज द साउंड बिकम द लाउडेस्ट बता दिया, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना रेजोनेंस। मैं सारी बातें आपको बताई हुई है यार, तो हम कर सकते हैं, राइट। तो उसको कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना टेक प्लेस व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस फॉर अनदर। हाँ ओके, ये मैंने नहीं बताया आपको। देखिए, अगर तो लाउडेस्ट साउंड मिल रही है वो रेजोनेंस है, और वो एक फोर्स्ड वाइब्रेशन की स्पेशल केस होती है। अदरवाइज बाकी कंडीशंस में हमें फोर्स्ड वाइब्रेशन ही मिलेगी, और हमें यहाँ पे इसलिए फोर्स्ड वाइब्रेशन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कहता है टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग ऑन देयर आइडेंटिकल गिटार्स है बिल्कुल, ठीक है, हु स्ट्रिंग आर एडजस्ट टू गिव द नोट ऑफ द सेम पिच सेम है। ओके, सो विल द क्वालिटी ऑफ द टू नोट्स बी सेम। हाँ जी, बिल्कुल होगा क्वालिटी सेम। उसका रीजन ये है बिकॉज सेम गिटार है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, और सेम आपकी वेव फॉर्म्स बनेंगी, जिसकी वजह से दोनों की क्वालिटी एक जैसी होगी। गिव द रिलेशन अमंग द वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड द वेव वेलोसिटी। यार ये तो हमने पता नहीं कितनी बार कर लिया कि हमारी जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड ही होता है। तो ये है वो आंसर जो आपको रिक्वायर्ड था। बहुत सिंपल है, बाकी यहाँ पे आपको मैंने करके दे दिया है। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।